कृषि का जो पहला निवेश है वो है फर्टाइल सॉइल, धरती माता की उर्वर कोख। एग्रीकल्चर की जो मुख्य शाखा है उसका नाम है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की डिफिनीशन में लिखा गया है कि भूमि का एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिसमें किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं एवं भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। यानी कि किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो देश के किसानों से एक निवेदन कर रहा हूं आज, जो लोग मुझको सुनते हैं और जो लोग नहीं सुनते हैं कल सुनेंगे। खेती का सत्य क्या है? सत्य यही है कि किसान हल जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, बहुत कुछ करता है। तो इसके पीछे का मकसद ये होता है कि उसको रोटी मिले, दाल मिले, सब्जी मिले, चावल मिले, तेल मिले, फल मिले, अनाज मिले और दूध मिले। इधर क्या हुआ है आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी के युग में, क्योंकि सनातन कृषि में तो यही था, जो हमारे फोर फादर थे वो ऐसी खेती करते थे कि हमको क्या चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उनको रोटी खानी थी, तो रोटी के लिए खरीफ में ज्वार बाजरा की खेती करते थे और रबी में जौ की, चने की, मटर की खेती करते थे। दालें बोते थे, तिलहन बोते थे, कुछ फलदार पेड़ लगाते थे, जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाते थे, इमारती लकड़ी के पेड़ लगाते थे। घर में गाय भैंस बकरियां पालते थे और गाय भैंस बकरी के लिए भी खेत का एक छोटा सा हिस्सा उसके चारे दाने के लिए अलग से छोड़ा जाता था। जब ऐसा करते थे तो खेती में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि खेती का सूत्र मैं अक्सर बोलता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो किसान है वो इतना खूबसूरत प्राणी है, यानी कृषि का जो व्यवसाय इतना खूबसूरत है कि उसके आगे संस्कृति लगा है। एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति। और संस्कृति का मतलब होता है कि उसके भाव बहुत पवित्र होते हैं। वो सबकी चिंता करता है। अपने जो खेत होता है, खेत भी उसके परिवार का हिस्सा है, तो खेत को भी क्या देना है ये भी सोचता था, पशुओं को क्या खिलाना ये भी सोचता था। इधर मित्र क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का जब युग आया तो जाने अनजाने खेती को जोड़ा गया। प्रारंभ में तो ये था कि हमें देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है। हरित क्रांति का मकसद धन कमाना नहीं था, ध्यान रखना। हरित क्रांति में हमारे देश में जो खाद्यान्न की कमी थी, मतलब 60 मिलियन टन खाद्यान्न था और ज़रूरत मेरी ज़्यादा थी, तो आवश्यकता के अनुसार मेरा खाद्यान्न उत्पादन इतना हो जाए कि मुझे बाहर से न मंगाना पड़े। पता नहीं ये बीच में कहाँ से आया कि खेती आमदनी का विषय है। आमदनी का तो विषय है, खेती इतना पवित्र विषय है कि अगर पवित्रता के साथ किया जाएगा तो भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जैसे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी 17वीं शताब्दी में, तब हम सोने की चिड़िया वाला भारत कहलाता था। आज क्या हो गया? आज तो किसान कर्ज में डूबा हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पढ़े लिखे लोगों ने, टेक्नोलॉजी ने कहा कि तुमको धनाढ्य बनना है। देखो भाई, तुमको धनाढ्य बनना। बोले साहब कैसे बनेंगे? बोला ऐसा करो, ऐसा करो, गेहूँ छोड़ो, सब्जी की खेती करो, सब्जी छोड़ो, पपीते की खेती करो, सब्जी भी छोड़ो, पपीता भी छोड़ो, मेडिसिनल की खेती करो, और छोड़ो यार सब ग्रीन हाउस बनाओ, पॉली हाउस बनाओ। मतलब क्या हुआ कि अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। कुछ वेजिटेबल का प्लांटिंग मटेरियल बेच रहे हैं, कुछ मेडिसिनल क्रॉप का प्लांटिंग मटेरियल बेच रहे हैं, कुछ पॉली हाउस बेच रहे हैं, कुछ ग्रीन हाउस का मटेरियल बेच रहे हैं। कल किसान का क्या होगा इससे किसी का लेना देना नहीं, और किसान को भी ये बात समझ में नहीं आती है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रोज़ यही बताता हूँ, रोज़ाना का मेरा यही काम है, लेकिन करूँ का मेरा मन नहीं मानता है।
सोशल मीडिया में कई सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत भाषण देते हो, विषय एक ही है। तो हमने कहा भाई रामायण तुम रोज़ पढ़ते हो, विषय तो एक ही है। राम तो बने नहीं, रामायण रोज़ पढ़ते हो लेकिन राम नहीं बन पाए ना। तो मेरा भी काम ऐसा है कि मैं जगाता रहूँगा, बोलता रहूँगा, क्या करूँ। ठीक है ना। चलिए मित्र, मैं देश के किसानों के लिए ये बात करता हूँ, क्योंकि देश का 90% किसान मतलब विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिनके पास छोटी छोटी लैंड है, 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है। अब वो धान बोएगा, फिर गेहूँ बोएगा, कितना पैदा करेगा। तो 1 हेक्टेयर का किसान ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 कुंटल धान पैदा करेगा, उसी में 30-32 कुंटल गेहूँ पैदा करेगा, तो 60-65 कुंटल टोटल पैदा करेगा। और धान गेहूँ की जो कल्टीवेशन करेगा उसमें कम से कम 70-80% उसका खर्चा हो जाएगा। बचेगा क्या? तो बचेगा कुछ नहीं, बस चावल खा ले, रोटी खा ले। तेल खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है, सब कुछ तो खरीदना है, सब्जी खरीदना है, फल खरीदना है। तो जब तक हम खेती में बहुत सारे आयाम नहीं इंट्रोड्यूस करते ना, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि एक बिजनेसमैन होता है, एक बनिया होता है, वो अपनी दुकान को सजाता है। बनिया की दुकान क्या होती है, आप देखे होंगे कि आज के 50 साल पहले एक बनिया की दुकान थी, उसमें काले रंग के महुए के दरवाजे लगे थे, कुंडी लगी थी। फिर क्या हुआ, चैनल लग गया। अब क्या हुआ, उसमें कांच का शीशा लग गया, मतलब शीशे का गेट लग गया, मूविंग चेयर आ गई, एसी लग गया। तो सारे व्यवसाय दुनिया में, देश में जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, सारे के सारे सज गए। और जो किसान का जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान था, उसकी 5 एकड़, 10 एकड़, 2 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा वो लुट गया। किसान को अपनी दुकान सजाना है। आपकी दुकान क्या है? एक सरकारी कर्मचारी की दुकान होती, उसका ऑफिस जाना। कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले का उसका प्रतिष्ठान। कोई बिजनेसमैन का होता है अपना दुकान। किसान की दुकान क्या है? किसान की दुकान है उसका खेत। और खेत में सामान कौन कौन सा होना चाहिए? खेत की साज सज्जा। दुकान तो हो गया खेत, लेकिन दुकान में सामान क्या है? तो दुकान में जितने प्रकार के आइटम होंगे, आमदनी उतनी ज़्यादा हो। आपके खेत में आपने केवल गेहूँ बोया, पूरा खेत बंजर पड़ा हुआ, नंगा है, कोई पेड़ नहीं, अमरूद फल के पेड़ नहीं, छाया के पेड़ नहीं, लकड़ी के पेड़ नहीं, और कोई सब्जी नहीं, केवल गेहूँ बोए। तो क्या करेंगे आप? गेहूँ बो के आ जाएंगे, फिर पानी लगा देंगे, फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देंगे, फिर बीडीसाइड डाल देंगे, फिर हार्वेस्टिंग कर लेंगे, और फिर मंडी चले जाएंगे, 2200 रुपये कुंटल में बेचाएंगे। अगर मित्र आपके खेत की मेड़ों पर कुछ फलदार छायादार पेड़ होते तो आमदनी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? एक तो आप एंगेज होते, काम के प्रति आपको काम मिलता, दूसरा थोड़ी सी आमदनी होती। आपके पास बकरी होती तो आप कुछ बकरी के लिए, जैसे अभी गेहूं में या मटर में जो फसलों में खरपतवार है, वो आपके लिए प्रॉब्लम है, आप उनको रसायन डाल के मारते हो। लेकिन अगर आपके पास 4 बकरियां थी तो आपको जानते हो कितना अच्छा लगता। जा रहे हैं खेत, बकरियों के लिए चारा ले आएंगे, तो आप कुछ खरपतवार उखाड़ के लाते, बकरी को खिलाते। 15-20 दिन आप खेत में रेगुलर जाते, बकरी का चारा भी मिल जाता और खेत के खरपतवार भी नष्ट हो जाते। 1200 रुपये जो बीडीसाइड के वो भी बच जाते। तो मित्र, खेती में मैं अक्सर बोलता हूँ, खेती में जो आधुनिक खेती है, इसमें माँ को लूटा जा रहा है और माँ के नीचे के पानी को लूटा जा रहा है। ये मिट्टी है, जिसको हम धरती माता बोलते हैं। ये धरती माता, खेती जो भी आज के किसान खेती कर रहे हैं, जो भी फसल बो रहे हैं, चाहे बाग लगाए हों, चाहे सब्जी करते हों, चाहे अनाज की खेती करते हों, फसल तो अल्टीमेटली ज़मीन पर ही बोते हैं ना। लेकिन ज़मीन की चिंता किसको है? ज़मीन की चिंता ना तो नीतियाँ कर रही हैं, ना कृषि वैज्ञानिक कर रहा है, ना कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, ना आप कर रहे हो। ज़मीन की तो कोई बात ही नहीं करता।
और फिर कहते हैं खेती में आमदनी बढ़ानी। मित्र, ऐसा बताओ कि हम ज़मीन की फर्टिलिटी को ना बढ़ाएं, आमदनी बढ़ जाए, ऐसा संभव है क्या? हमें तो नहीं लगता। और जिसको लगता हो उसको लगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे आज लोग कहते हैं कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है, तो मैं कहता हूँ कि किसानों की आमदनी 2 गुना करो या 4 गुना करो। जैसे ही ज़मीन की फर्टिलिटी 2 गुना होगी, किसान की आमदनी 2 गुना हो जाएगी। ज़मीन की फर्टिलिटी 4 गुना होगी, किसान की आमदनी 4 गुना हो जाएगी। 2 इशू हैं। हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें, पहला इशू। दूसरा इशू कि हम सॉइल की फर्टिलिटी का और सोलर पावर का, सोलर की एनर्जी का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। जैसे अप्रैल में गेहूं, मार्च में गेहूं कट जाने के बाद ऑलमोस्ट पूरा खेत, मान लो किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने ज़मीन और सूरज, सॉइल में जो है वो और सूरज की ऊष्मा बिल्कुल बेस्ट जा रही है। आपको आमदनी बढ़ानी है ना, तो आप इंतज़ाम करिए कि साहब ये सॉइल को कैसे हम थोड़ा सा आमदनी बढ़ा लें। तो कई बार ऐसा लगेगा जैसे साहब अप्रैल, मई, जून में पानी कहाँ मेरे पास, तो पानी क्यों नहीं है? जो बड़े बड़े वृक्ष है वो पानी कहाँ मांगते हैं? तो अगर मेरे खेत की मेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय पेड़ लगे होते तो सूरज की रोशनी तो एब्जॉर्ब हो रही होती, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा होता, पत्तियां बन रही होती, पतझड़ हो रहा होता, पत्तियां गिर रही होती और सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा होता। दूसरा, पेड़ों के नीचे की जो छाया है वहाँ सूक्ष्म जीवाणु तो नहीं मरते, तो फिर आपको जीवामृत ला के नहीं डालना पड़ता। मित्र, खेती का एक तरीका है। दरअसल जब हम खेती लाभ के लिए करते हैं ना, मतलब खेती की हकीकत को नहीं जानते, ये जानते हैं कि इस खेती से मुझे इतना पैदा करना है। मुझे घाटा तभी शुरू होता है जब मैं खेती से ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करता हूँ। हम कहते हैं खेती से अधिक उत्पादन लेने का चक्कर है, छोड़ दो। हम खेती को क्या दे सकते हैं, खेती को कैसे फर्टाइल बना सकते हैं, इस पर विचार करो। तो माँ है ना, अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। माँ आपसे चोरी नहीं करेगी, कुछ छुपा के अपने पास नहीं रख लेगी। उसकी सामर्थ्य ज़्यादा की होगी तो ज़्यादा दे देगी। लेकिन अभी तो मैं माँ की सामर्थ्य को बढ़ा ही नहीं रहा हूँ, माँ को लूटने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ समझना मेरे, इस धरती को हम आध्यात्मिक माँ कहते हैं। ये समस्त जीवों की माँ है। अगर इसको तकलीफ होगी ना तो तकलीफ फिर सभी जीवों को होगी। अगर ये माँ असहाय होगी ना तो सब सारे लोग असहाय होंगे। अगर माँ बीमार होगी तो सारे लोग बीमार होंगे। आज की तारीख में माँ ही तो बीमार है, माँ ही तो असहाय है, माँ ही तो पीड़ित है। इसीलिए पीड़ा के भाव सब जगह जग जाहिर है। सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग बीमार हैं। हमारा जो पूरा का पूरा दारोमदार है ना, जीवन की एक एक खुशी, जीवन की एक एक ज़रूरत, वो सब की सब धरती माता से कोरिलेट करती है। इसलिए मैं अक्सर खेती में धरती की बात करता हूँ, ह्यूमस की बात करता हूँ, जीवांश कार्बन की बात करता हूँ, और एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिस दिन हम धरती के पुत्र हैं, हम सारे लोग धरती के पुत्र हैं, शिव की संतान हैं, जिस दिन ये धरती प्रसन्न हो जाएगी, शिव को प्रसन्न कर देंगे, जैसे ही मैं शिव को प्रसन्न कर दूंगा तो शिव मुझे बहुत कुछ दे सकता है। और 17वीं शताब्दी की बात अक्सर करता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई सचान साहब फिर क्या होगा, आपको पता है कि 1950-60 के दशक में देश में खाद्यान्न नहीं था। तो हम उनसे एक ही चीज़ कहते हैं, मित्र आप 1950-60 का दशक क्यों देखें? अगर पीछे जाना तो आप 400, 500, 600 साल पीछे चले जाओ, कृष्ण के ज़माने में चले जाओ, राम के कार्यकाल में चले जाओ ना।
हमारा भारत का इतिहास इतना छोटा को थोड़ी, भारत का इतिहास तो अनादिकाल पहले से है। तो पहले क्या था, पहले क्या कोई टेक्नोलॉजी थी? पहले हमारे फोर फादर ज़मीन को लूटते नहीं थे, ज़मीन की मेड़ बनाते थे, मैर साफ करते थे, ग्रीष्मकालीन जुताई करते थे, पेड़ लगाते थे, बारिश का पानी पूरा रोक लेते थे। गांव में जितना भी पानी बरसता था मैक्सिमम का मैक्सिमम पानी खेतों में रुकता था, शेष जो मेड़ों के ऊपर से बह के आता था गांव के ताल तलैयों में रुकता था, फिर जब बहुत आती हो जाती थी तब बह करके कहीं बाहर जाता था। आज क्या हुआ? आज तो खेत की मेड़ें बिल्कुल गायब हैं, खेत में पानी एक भी नहीं रुका, फिर गांव के तालाबों में कब्जे हो गए, तो पानी बह गया। ऐसी परिस्थितियों में जब पानी बह गया तो कई बार हमको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जैसे आप मित्र अगर पूरे अंतःकरण से विचार करेंगे ना, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके आंख बंद करके कभी ऐसा सोचना कि यार 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, तो आप स्वयं एक उत्तर मिलेगा आपको कि 20 साल बाद हमारे बच्चे यहाँ बहुत ही अंधकारमय जीवन जिएंगे। बच्चों के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा खेती करने का, क्योंकि ज़मीन सब बंजर हो चुकी होगी। अगर ज़मीन बंजर नहीं भी हुई होगी तो नीचे का पानी ख़त्म हो गया होगा, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। ऐसे हालात आने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, खेती आज की तारीख में जो हालात हैं, तो खेती आज लाभ छोड़ दीजिए, खेती में लाभ क्या होगा उसको तो भूल जाइए, लाभ तो होना ही नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूँ, टंके की चोट पर बोल रहा हूँ, इस देश में अगर कोई किसान को लाभ की बात करता है तो आपको इतना लाभ होगा, मैं कहता हूँ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, चंद लोग जो कहते हैं कि वो खेती से उन्होंने इतना लाभ प्राप्त कर लिया, उन्होंने 420 की है। जैसे आज बहुत सारे लोग नेचुरल फार्मिंग का ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बाजार बहुत खुल गए, शहर का आदमी तो कुछ जानता नहीं है, तो वो फर्जी ऑर्गेनिक है, फर्जी जो है नेचुरल है। अब वो सब नोट का चक्कर है, पैसे से सब कुछ हो रहा है, सर्टिफिकेशन भी पैसे से मिल रहा है और दुकान भी पैसे से खोल रही है। और शहर का आदमी सोचता है कि मैं ऑर्गेनिक खाऊंगा, मैं नेचुरल फूड खाऊंगा, तो उसकी दुकानें खुली हैं। तो कुछ लोग हैं, चंद लोग, जो बाजार से 2200 रुपये कुंटल का गेहूँ लेकर के और 5000 रुपये कुंटल में बेच लेते हैं। जो बाजार से सब्जियां खरीदते हैं, भिंडी खरीदते हैं 10 रुपये किलो और कहते हैं ऑर्गेनिक है, बेच लेते हैं जो 50 रुपये किलो। ऐसे लोग लखपति करोड़पति बन गए होंगे 420 करके। मैं विनोद कुमार चंतावे के साथ कहता हूँ, आज देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, पूरा उसका जो मॉड्यूल है ना रियलिटी में, नेचुरल फार्मिंग का जो पूरा मॉड्यूल है ना रियलिटी में, उससे लोग परिचित नहीं हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे परिचित करा रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग के नाम पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर जो आडंबर हो रहे हैं ना, आडंबरों से ना तो नेचुरल फार्मिंग होनी है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी है। नेचुरल फार्मिंग का सिंपल सा फार्मूला है कि क्या आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 1% हुआ। अगर कोई किसी किसान के खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है और उसने उसमें गेहूं पैदा किया है और वो कहता मैंने यूरिया डीएपी कुछ नहीं डाला है, तो भी वो ऑर्गेनिक नहीं, तो भी वो नेचुरल नहीं। क्यों? नेचुरल का मतलब है विदाउट एनी फोर्स। जबकि गेहूं की डिमांड ज़्यादा थी, सॉइल में एनर्जी कम थी, तो क्या था, गेहूं का पौधा खींच रहा था, सॉइल पर प्रेशर पड़ रहा था और सॉइल उतना दे नहीं पा रही थी, तो गेहूं पर भी प्रेशर पड़ रहा था, फोर्स क्रिएट हो। जहाँ कहीं ज़बरदस्ती होगी ना तो नेचुरल कहाँ रहा। नेचुरल का मतलब पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारी सॉइल हमको क्या दे सकती है, प्रेम से। अगर ऑर्गेनिक कार्बन उसमें 0.3 है
तो किसने बताया कि गेहूँ बोगे तो और यूरिया डीएपी नहीं डालोगे तो गेहूँ 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन की सॉइल में अगर आप मसूर बोएंगे और डीएपी नहीं डालेंगे, वीडीसाइड नहीं डालेंगे, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे तो मैं मान लेता हूँ नेचुरल। तो मान क्या, नेचुरल है ही है। लेकिन अगर मैं गेहूं करना चाहता हूं तो फिर ध्यान रखना, हमें अपनी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन लेवल को बढ़ा करके 0.8 तक ले जाना पड़ेगा। जैसे दूसरा, किसी ने अपने खेत में मतलब विदाउट फर्टिलाइजर के और धान बोया और धान की कुछ उपज ली, वहाँ पर बारिश कम होती थी, लो लैंड एरिया नहीं था, बारिश के पानी से धान नहीं हुआ, 250 फुट से नीचे से पानी ला करके ऊपर को सिंचाई किया धान की, और कहता मेरा धान सब नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये आपने प्रकृति को लूट करके, प्रकृति के नीचे के भूगर्भ जल को लूट करके धान पैदा किया। तो लूट, जहाँ लूटने का शब्द आता है ना, लूट, वहाँ नेचुरल कहाँ हुआ? नेचुरल का मतलब मित्र बिल्कुल क्लियर कट है, प्रकृति जिस हालात में जो दे सकती है वो आप ले लीजिए, उसका शोषण नहीं करना। तो जो मैंने एग्रोनॉमी की परिभाषा बताई कि आपकी जमीन जैसी है उसका अध्ययन करिए, जमीन की बायोडाइवर्सिटी जैसी है उसका अध्ययन करिए, जमीन के नीचे पानी कितना उसका अध्ययन करिए। और 3 चीज़ें हैं, सॉइल फर्टिलिटी ये है, ये मेरा वाटर है, ये मेरी बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या अलाउ करती है, हमसे क्या कहती कि क्या बो और क्या ना बो। तो मुझे पता चला ये खरीफ के सीज़न में कहती है कि इसमें ज्वार लेना ठीक रहेगा, धान लेना ठीक नहीं रहेगा। तो ज्वार आप लीजिए, धान मत लीजिए, क्योंकि ज्वार एक ऐसी क्रॉप है कि कम पानी होगा तो भी चल जाएगी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगी। मतलब इसमें आपको ग्राउंड वाटर का यूज नहीं करना, क्योंकि ग्राउंड वाटर आपके यहाँ बहुत नीचे चला गया। तो ज्वार की खेती, बाजरे की खेती मैंने की और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड नहीं डाले तो ये नेचुरल हो गया। लेकिन अगर धान की खेती वहीं पर की, ऑर्गेनिक कार्बन भी कम था और पानी भी कम था, और एक किसान कह रहा साहब मैंने तो इसमें कुछ नहीं डाला, मैंने तो केवल जीवामृत डाला था और मेरा तो नेचुरल है। नो, ये नेचुरल नहीं है। अब ज़बरदस्ती चूँकि कहीं कोई कुछ कर नहीं रहा है तो किसी ने कहा मैंने बेस्ट डिकम्पोजर डाला तो नेचुरल हो गया, किसी ने कहा कि गौमूत्र डाला तो बोले नेचुरल हो गया, किसी ने कहा मैंने जीवामृत डाला तो नेचुरल हो गया। जीवामृत कोई नेचुरल है? जीवामृत तो नेचुरल खेती करने का एक छोटा सा आयाम है। मैं बार बार कहता हूँ, जीवामृत कोई नेचुरल नहीं है, बेस्ट डिकम्पोजर कोई नेचुरल फार्मिंग नहीं है, किसी खेत में गौमूत्र स्प्रे कर देना कोई नेचुरल फार्मिंग नहीं है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि नेचर को सजाना। हम प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहते हैं वो मेरा घर है और उसकी चूलें दुरुस्त करना। हम वर्षा जल को बचाएं, वाटर लेवल को ऊपर लाएं, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएं, खेत की मेड़ बनाएं ताकि चिड़िया आए, तितली आए, मधुमक्खी आए, केंचुआ आए, मेंढक आए। जब हम नेचर की कंप्लीट व्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ करते हैं तब हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। तो मित्र, मैं बताऊं आपको, खुल्लम खुल्ला कहता हूं देश के हर किसान को, अगर आप लालच में फंसे हैं तो आप डूब जाएंगे। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सुसाइड करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कह गए हैं लालच बुरी बला, और आप लालच में फंस गए। हमारा धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षता। हमारा धर्म है प्रकृति की सुरक्षा करना। प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता हूँ उस व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना, प्रकृति की किसी भी इकाई को क्षति ना पहुँचाना, ये हमारा धर्म है। और यही खेती ही धर्म है हकीकत में। खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं मित्र, लेकिन खेती समझ के साथ करनी। मैं अक्सर कहता हूँ देश के किसान भाइयों को कि आप
प्रकृति की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के प्लान बनाइए और उस प्लान में, आपके खेत की प्लानिंग में फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, लकड़ी वाले पेड़, जलाऊ लकड़ी वाले पेड़, चारे वाले पेड़ भी सम्मिलित हो। क्रॉप की प्लानिंग जब करेंगे तो रोटी वाली क्रॉप, दाल वाली क्रॉप, तेल वाली क्रॉप, शुगर वाली क्रॉप, फिर आपके पास अगर गाय है, बकरी है, तो गाय के लिए चारा और दाना। आज देश के गांव की स्थिति ये है कि आप देख लीजिएगा कि मोटरसाइकिल पे लोग कोई पशु आहार, मतलब बाजार से एक किसान बाजार से 50 किलो का पशु आहार लेके गांव जाता है, अपना पशु का पूरा दूध बेच देता है, फिर बाजार से घी खरीद के लाता है, तेल खरीद के लाता है। किसान जब तेल खरीदेगा, घी खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, फल खरीदेगा, इमारती लकड़ी खरीदेगा, तो वो आमदनी कैसे उसकी बढ़ जाएगी। तो खेती एक ऐसा सिलसिला है मित्र, खेती एक इतना ऐसी संस्कृति है जिसमें मनुष्य की हर ज़रूरत पूरी होती है, बस उसमें अपना दिमाग लगाना है। तो लालच की खेती छोड़ करके और जो कृषि संस्कृति है, जो कृषि का धर्म है, अगर उसको आज हम लोगों ने नहीं फॉलो किया ना, तो आने वाले दिनों में जो मेरी संतानें जब बड़ी हो जाएंगी और मैं मर के चला जाऊंगा, तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब होंगे। मेरी उम्र तो 59 साल है, 12-13 साल की उम्र में मैंने होश संभाला था। उस वक्त से लेके आज तक ये जो 45 साल का सफ़र है होश संभालने के बाद, तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं कि पहले खुशियाँ ज़्यादा थी, अब खुशियाँ ज़्यादा हैं। तो मैं पाता हूँ कि पहले भौतिक संसाधन केवल नहीं थे, खुशियाँ आज से 100 गुना ज़्यादा थी। पहले अधिकांश लोग मुस्कुराते थे, अधिकांश लोग गाते थे, गुनगुनाते थे। अब तो कोई व्यक्ति ना हंसता है, ना गाता है, ना गुनगुनाता है, पता नहीं किस उसमें डूबा रहता, शोक में। परमात्मा ने मनुष्य की उत्पत्ति इसलिए की थी कि तुमको हंसना है, दूसरों को हंसाना है। आप इस धरती रूपी बगिया के माली हैं और आप माली बन के रहिए, ठीक है ना। अगर मैं माली बन के रहूँगा तो परमात्मा की नज़रें हमारे ऊपर इनायत रहेंगी, और अगर हम माली नहीं बने, हमको माली के रूप में कहा गया था तुम इस बगिया की सुरक्षा करना, देखभाल करना, और मन इस बगिया को लूटने लगा। तो जब हम इस बगिया को लूटने लगेंगे तो फिर हमारा परमात्मा माफ़ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ियां भी माफ़ नहीं करेंगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।